press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों। पिछले क्लास में हम भाषा सीखना क्यों ज़रूरी है यानी आवश्यकता है। कोई भी भाषा सीखते समय हम प्रमुख अंशों को ध्यान में रखना चाहते हैं, जैसे अक्षर को हम ध्वनि भी कहते हैं, यानी दूसरों के साथ हम बात करते समय जो हमारे मुंह से आता है ना, वो ध्वनि को अक्षर के रूप में ही हम बात करते हैं, इसलिए उस ध्वनि को अक्षर भी कहते हैं। और एक है शब्द और वाक्य। मैंने आपको अक्षर के बारे में बताई थी और जिन अक्षरों के सहायता से 12 कड़ी हम कैसे लिखते हैं इसे भी मैंने आपको बताई थी। आगे बढ़कर हम देखेंगे आज बच्चों, सिर्फ वर्णमाला और 12 कड़ी सीखे तो हम आसानी से पढ़ नहीं सकते। इसके साथ साथ हम वर्णमाला में आने वाले संयुक्त अक्षर, द्वित्वाक्षर और आधे अक्षर, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने आपको वर्णमाला के 3 प्रकार के बारे में पिछले क्लास में बताई थी। यानी वर्णमाला में 3 प्रकार होते हैं, स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर और योगवाक्षर। इसके अलावा हम और एक देखते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर 4 हैं। हम कोई भी पुराने किताबें देखते हैं तो यानी पुस्तक देखते हैं तो वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र अक्षरों को देखते हैं। अब हम उन अक्षरों को लिख रहे हैं, यानी वर्णमाला में उन अक्षरों को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो संयुक्त अक्षर में लिए गए हैं। क्या है संयुक्त अक्षर? 2 व्यंजनों के मिलन से संयुक्त अक्षर बनता है। संयुक्त अक्षर 2 व्यंजनों के मिलन से बनता है। संयुक्त अक्षर 4 है। संयुक्त अक्षर 4 हैं। 4 संयुक्त अक्षर हैं जो हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। मैंने आपको बताई 2 व्यंजनों के मिलन से संयुक्त अक्षर बनता है। संयुक्त अक्षर कैसे बनता है? 2 व्यंजनों के मिलन से संयुक्त अक्षर बनता है। अच्छा बच्चों, इस क्ष में कौन से 2 व्यंजन आए हैं? यहाँ देखो, क्ष एक संयुक्त अक्षर है। यहाँ पर क और श, इसके मेल से यानी मिलन से हमको क्ष अक्षर मिलता है। जैसे ही त्र में ता और रा, ये 2 व्यंजनों के मिलन से हमको त्र अक्षर मिलता है। जैसे ही ज्ञ, ज और न्या के मिलन से हमको ज्ञ संयुक्त अक्षर मिलता है। और एक है श्र, श और रा के मेल से हमको श्र संयुक्त अक्षर मिलता है। ये 4 संयुक्त अक्षर, ये सब व्यंजनाक्षर है। मैंने आपको कल बताई थी ना, 33 व्यंजनाक्षर हैं। वो कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं हम लोग? कहाँ से यहाँ तक रहने वाले अक्षरों को हम व्यंजनाक्षर कर समझते हैं। यहाँ पर क, त, ज, श, र, न्य और इन सारे व्यंजनों को हम व्यंजनाक्षर में देखते हैं, इसलिए इन दोनों व्यंजनों के मिलन से संयुक्त अक्षर बनता है। इसलिए हम
इन अक्षरों को कौन कौन से क्षत्रज्ञ और श्राक्षरों को ವರ್ಣಮಾಲಾ में नहीं लेते हैं ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು यानी इसके अलावा हम आधे अक्षर यानी द्वित्वाक्षर एक जैसे दो व्यंजनों के मिलन से, एक जैसे दो व्यंजनों के मिलन से द्वित्वाक्षर बनता है. बच्चों, मैंने आपको प्रश्न पूछती हूँ, द्वित्वाक्षर कैसे बनता है? इस प्रश्न का उत्तर है दो व्यंजनों के मिलन से द्वित्वाक्षर बनता है. सॉरी, एक जैसे दो सॉरी एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे हम द्वित्वाक्षर कहते हैं. एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे हम द्वित्वाक्षर कहते हैं. उदाहरण के लिए बच्चा, कुत्ता, पत्ता, बिल्ली आदि. एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो, एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे हम द्वित्वाक्षर कहते हैं. एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन, यहाँ पर देखो बच्चा, कुत्ता, पत्ता, बिल्ली. यहाँ पर हम ವ್ಯಂಜನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ವಹಿ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲೋ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ आधे अक्षर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. इन अक्षरों को यानी इस तरह लिखते हैं, जो व्यंजन का आधा अक्षर लिखते हैं हमने उनको हम आधे अक्षर कहते हैं. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಂಜನ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಒತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವು आधे अक्षर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ यानी उदाहरण के लिए बच्चा, कुत्ता, पत्ता, बिल्ली. बच्चा ಇಲ್ಲಿ ಚಾಗೆ ಚಾವತ್ತು, छा व्यंजन अक्षर क्यों वही व्यंजन आया है. यहाँ पर ता के लिए वही व्यंजन आया है, इसे हम क्या कहते हैं, द्वित्वाक्षर कहते हैं. आगे ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಒತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ, ಕಾಗೆ ಕಾವತ್ತು, ಗಾಗೆ ಗಾವತ್ತು, ನಾಗೆ ನ್ಯಾವತ್ತು ಆ ಥರ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ हमें हिंदी में भी उसे द्वित्वाक्षर कहते हैं. यानी ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ द्वित्वाक्षरಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು द्वित्वाक्षर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. यहाँ पर रा को का को भी ऐसे ही लिखते हैं, माँ को भी उसके आधा अक्षर लिखते हैं, डा को हम पूरा लिखते हैं और रा अक्षर को हम द्वित्वाक्षर यानी इसका ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಒತ್ತಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಪ್ और ಪದೇನ್. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಮತ್ತು ರಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ,
ಅದೇ ಥರನೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಾಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒತ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ इनको हम क्या कहते हैं रेप यानी अक्षर के ऊपर डाले तो अक्षर के हम ऊपर डाले तो यहाँ पर वर्ण लिखते हैं हम है ना वर्ण मैं यहाँ पर रा का चिन्ह डाली हूँ यानी ರಾದ ಒಂದು ಅರ್ಕ ಒತ್ತನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ ಒತ್ತು, ಇದು ರಾ ಒತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಚಕ್ರ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು ರಾ ಒತ್ತು. यहाँ पर देखो चक्र हम इस तरह लिखते हैं यानी अक्षर के नीचे आए तो ए पदेन, अक्षर के ऊपर आए तो ये रेप. समझ रहे हैं ना? अक्षर के हम ऊपर डाले तो वो रेप है, अक्षर के नीचे डाले तो वो पदेन है. जैसे ही हम की मात्रा यानी ये बिंदु, ये क्या ये बिंदु है. ये रेप ये पदेन है ना. जैसे ही बिंदु और चंद्र बिंदु को भी हम देखते हैं, ये वर्ण के ऊपर डालते हैं, ये वर्ण यानी अक्षर, अक्षर के ऊपर डालते हैं, ये अक्षर के नीचे इस तरह चिन्ह लगाते हैं हम रा को प्रयोग करने के लिए. जैसे ही अम की मात्रा यानी बिंदु लगाते हैं ना, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर अंक अंक लिखती हूँ, आ के ऊपर मैं क्या डाली बिंदु डाली हूँ यहाँ पर. जैसे ही ये चंद्र बिंदु, उदाहरण के लिए आंक, आंक यानी आई, आंके बोले तो आइस, आंक इसे हम नयन भी कहते हैं, ध्रुव भी बोलते हैं. आंको आंक ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ चंद्र बिंदु यूज मारते हैं, अंदर आ के ऊपर हम चंद्र बिंदु डालते हैं. जैसे ही 5 शाम है ना, इस प्रकार हम इसे चंद्र बिंदु कहते हैं, इसे बिंदु कहते हैं. ये पदेन है, ये रेप है. समझ रहे हैं ना बच्चों? मैंने आपको समिताक्षर के बारे में बोली, द्विताक्षर के बारे में बोली, और रेप और पदेन यानी द्विताक्षर कैसे बनता है. ये एक जैसे दो व्यंजनों के मिलन से यानी एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो उसे हम द्विताक्षर कहते हैं. जैसे ही दो व्यंजनों के मिलन से यानी दो अलग अलग व्यंजनों के मिलन से समिताक्षर बनता है. जैसे ही एक व्यंजन के साथ वही व्यंजन आए तो वो द्विताक्षर होता है. इनके अलावा हम यानी रा का प्रयोग करने के लिए रेप और पदेन का उपयोग करते हैं. जैसे ही बिंदु और चंद्र बिंदु को भी हम प्रयोग करते हैं. इन सारे विषयों को आप जानकारी सुने तो यानी सीखे तो हम क्या कर सकते हैं, यानी आगे आने वाले शब्द को हम आसानी से पढ़ सकते हैं. इतना आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, सरल शब्द यानी हम छोटे छोटे शब्दों को पढ़ने के सीखे तो वाक्य भी पढ़ सकते हैं. इसलिए मैंने आपको शब्द को हम कैसे लिखते हैं और उनको कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताती हूँ. देखो भाषा सीखने के लिए अक्षर कितना प्रमुख है, जैसे ही शब्द भी हमें पढ़ना सीखना है. शब्द
अक्षरों से बना हुआ एक अंग को हम क्या कहते हैं? ಶಬ್ದ कहते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸಂವಹನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. अक्षरों से बना हुआ. उदाहरण के लिए कमल है ना, अक्षर गज. इस तरह हम क्या कहते हैं? दो अक्षरों से आने वाले, 3 अक्षरों से आने वाले, 2 अक्षर से आने वाले, 4 अक्षर से आने वाले. कटमल, यहाँ पर 3 अक्षर से एक शब्द बना है, यहाँ पर 4 अक्षरों से एक शब्द बना है, यहाँ पर 2 अक्षरों से शब्द बना है. ये क्या है? क, म, ल. इन तीनों अक्षरों को जोड़े तो क्या होता है? कमल. इस तरह हम पढ़ने को सीखते हैं. जैसे ही ये सिर्फ अक्षर है, इसके साथ साथ हम मात्रा लगाकर, मैंने आपको कल बताई थी ना, मात्राओं की सहायता से हम 12 कड़ी लिखते हैं ना. जैसे ही उन अक्षर और मात्राओं को लेकर, यानी वर्ण और मात्राओं को लेकर हम शब्द कैसे लिख सकते हैं? आम, कागज है ना. का की मात्रा क, ग, ज. कागज यानी पेपर. कागज यानी पेपर. आकाश, आ, क, श. आकाश. हम अक्षर आसानी से पहचान तो पढ़ना भी हमको आसानी होता है. आ की मात्रा का, श आकाश. यहाँ पर हम किस मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं? आ मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं. जैसे ही ई की मात्रा, ये सरल शब्द है, यहाँ पर मैंने आ की मात्रा का प्रयोग की. आगे ई की मात्रा, किसान है ना. का ई की मात्रा की, किसान. किला, समझ रहे हैं ना. का ई की मात्रा की, सा आ की मात्रा सा, ना किसान यानी फार्मर, रैता. किला, का ई की मात्रा की, ल किला यानी ಫೋರ್ಟ್, ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ಮಾತ್ರಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಗೆ उदाहरण आयतु. यहाँ पर मैंने आपको आ की मात्रा के लिए उदाहरण दी. यहाँ पर ई की मात्रा के लिए आगे बढ़कर कौन सा मात्रा आता है? ई की मात्रा. इसे हम कैसे पढ़ते हैं? ना ई की मात्रा नी, र, ज, नीरज. कीमत, की, म, त. कीमत, का ई की मात्रा की, म, त. कीमत ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ. नीरज यानी लोटस. समझ रहे हैं ना. जैसे ही हम और ऊ की मात्रा को लगाकर, यानी दूसरे व्यंजनों को ऊ की मात्रा लगाकर शब्द भी बना सकते हैं. देखो ऊ की मात्रा के लिए मैंने आपको उदाहरण लिखती हूँ. आप क्या कर रहे हो? मैं जो बता रही हूँ आप भी पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो. कुछ लोग तो आसानी से पढ़ रहे हो बच्चों. गुलाब,
तुरग है ना। गु ल आ की मात्रा यानी गुलाब, गुलाब। यहाँ पर ता उ की मात्रा तु, र ग तुरग, तुरग यानी घोड़ा, हमें घोड़ा भी कहते हैं। घोड़ा का और एक अर्थ है तुरग। गुलाब यानी यह एक फूल है, रोज। तुरग घोड़ा यानी हार्स। जैसे ही ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा जूते, बूढ़ा, जूते यानी शूज। यहाँ देखो दो मात्रे आए हैं यहाँ पर, ऊ की मात्रा और एक की मात्रा। जा ऊ की मात्रा जू, ता एक की मात्रा ते, जोड़े तो हम जूते। इस तरह हम पढ़ने को सीखते हैं। यहाँ पर भी बूढ़ा यानी ऊ की मात्रा और आ की मात्रा का प्रयोग किए हैं हमने। बूढ़ा जोड़े तो क्या होता है, बूढ़ा। ऊ की मात्रा हो गया। आगे कौन सा मात्रा आता है, रू की मात्रा। रू की मात्रा के लिए उदाहरण वृक्ष, वृक्ष। द्रुग, द्रुग है ना। रू, वहां रू की मात्रा वृ, एक क्ष जोड़े तो वृक्ष। द रू की मात्रा रू, ग, इन दोनों अक्षरों को जोड़े तो हमको द्रुग होता है। इस तरह हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार हम मात्राओं को लेकर यानी मात्राओं और अक्षरों को लेकर हम क्या करते हैं, पढ़ने का सीखते हैं। आगे कौन सा मात्रा आता है, एक ही मात्रा। तेज और केल, केल यानी प्ले, तेज यानी फास्ट। जैसे ही आई की मात्रा को भी हम प्रयोग करते हैं। एक की मात्रा, ये भी एक की मात्रा के लिए उदाहरण है। जैसे ही आई की मात्रा तैल और सैनिक, तैल सैनिक। इस प्रकार हम आई की मात्रा को भी प्रयोग करते हैं। आगे ओ की मात्रा कोयल, औ की मात्रा के लिए कौवा। अम की मात्रा के लिए अंगूर, अंगूर यानी ग्रेप्स। यहाँ पर हम अम और गु यानी ऊ की मात्रा को हम देखते हैं। इस प्रकार हम मात्राओं को लेकर शब्द कैसे लिखते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताई। अच्छा बच्चों, आज हमें संयुक्त अक्षर, वृत्त अक्षर और आधे अक्षर, इनको लेकर यानी इन अक्षरों को लेकर और मात्राओं को लेकर मैंने आपको पिछले क्लास में सिर्फ वर्णमाला के बारे में बताई थी और 12 कड़ी कैसे लिखते हैं मात्राओं के सहायता, उसके बारे में बताई थी। आज हम संयुक्त अक्षर, वृत्त अक्षर और उन मात्राओं को लेकर हम सरल रूप से शब्द कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताई हूँ। अच्छा बच्चों, हम अगले क्लास में यानी अगले क्लास में इन शब्दों से यानी सरल सरल शब्दों से वाक्यों को कैसे हम लिख सकते हैं, यानी वाक्य कैसे रचना सकते हैं, यानी रचन करते हैं। और हम जो कुछ भी शब्द लिखते हैं उसे उस शब्द को हम अलग अलग करके यानी वर्णों को अलग करके किस प्रकार लिखते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अगले क्लास में बताती हूँ, यानी नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताती हूँ इसके बारे में। वर्ण विच्छेद और
वाक्य रचना हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको अगले क्लास में ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ। यहाँ तक मेरे पाठ को ध्यान से सुने हैं ना बच्चों, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोलती हूँ। धन्यवाद बच्चों।